नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हमारे आसपास पदार्थ से संबंधित जो शेष क्वेश्चन बच गए थे 61 से 90 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे और यह इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो होगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। और मैंने ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 10 से ही पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 9 और क्लास 10 के एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए तो मैं 100% कहता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों चलते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 यह है कि निम्न में कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, ठोस पदार्थ के कणों की गत ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो दोस्तों यह ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ठोस पदार्थों के जो कण है बहुत ही पास पास होते हैं और इन कणों के बीच जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस जो का लगता है वह बहुत ही अधिक होता है। अधिक होने की वजह से इनके कण जो हैं ज़्यादा गतिशील नहीं होते हैं, बहुत ही कम ही मोशन करते हैं इधर-उधर। तो इनका मोशन इन कणों के बीच कम होता है तो इनकी ऊर्जा भी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो यह क्या है? यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी दिया है, द्रव तरल होते हैं किंतु ठोस जो होते हैं दृढ़ होते हैं। यह कथन, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। और ऑप्शन सी दिया है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह गलत है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वह द्रव के सतह पे होती है, ना कि अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो दिया है, जल का घनत्व जो होता है बर्फ से अधिक होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जल का जो घनत्व होता है वह बर्फ के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 62 है, निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि निम्न में ऑप्शन में कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। तो हमें समझना है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो होता है एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ठोस पदार्थ है, आप इसे गर्म करेंगे तो यह क्या होगा, द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पदार्थ आते हैं जैसे आयोडीन होता है, नौशाधर होता है, कपूर होता है और अमोनिया क्लोराइड भी होता है। तो दोस्तों ये सारे जो पदार्थ हैं यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनको आप गर्म करेंगे तो सीधे ये क्या हो जाएंगे, गैस में बदल जाते हैं। आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है गंधक। तो गंधक जो है यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब आप ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऑप्शन बी दिया आयोडीन, ये दोस्तों आयोडीन होगा। और ऑप्शन सी दिया नौशाधर, ऑप्शन डी दिया है कपूर। ये सारे क्या ऊर्ध्वपातित हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 ये है कि नेप्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है। ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों देखिए, नेप्थलीन क्या हुआ है, नेप्थलीन को यह है कमरे के तापमान पर जो होता है खुद ही खुद मेल्ट हो जाती है। जब यह कमरे के तापमान पर नेप्थलीन जो होती है मेल्ट होती है तो यह क्या है, द्रव में ना बदलती है, सीधे क्या है यह मेल्ट होकर गैस में बदल जाती है और यह गैस में बदल कर यह गायब हो जाती है। इसका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है क्या है, यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है, क्योंकि नेप्थलीन जो होती है ठोस अवस्था में होती है और ये कमरे के तापमान पे खुद ही खुद मेल्ट होकर गैसीय अवस्था में बदल जाती है। तो किसी ठोस का गैस में बदल जाना क्या है, यह है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 यह है कि खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। तो दोस्तों जो खाना बनाने वाली गैस होती है, गैस सिलेंडर में भरा जाता है एलपीजी, उसमें जो गैस होती है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो यह गैस के साथ जो होता है इसमें एथिल मेरकैप्टेन को भी मिलाया जाता है। एथिल मेरकैप्टेन को इसलिए मिलाया जाता है कि अगर गैस लीक होगी
तो उससे क्या होगा, उसकी गंध से हमें पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है। अगर एथिल मरकैप्टन नहीं मिलाया जाएगा, तो गैस अगर लीक होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है कि नहीं लीक हो रहा है। जो लीक होती गैस, उसकी जो महक आती है वह एथिल मरकैप्टन की वजह से होती है। अगर एथिल मरकैप्टन नहीं होगा तो हमें किसी प्रकार की गंध नहीं आ जाएगी, और गंध नहीं होगी फिर गैस लीक होगा तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए एथिल मरकैप्टन इसके साथ मिलाया जाता है एलपीजी गैस सिलेंडर में। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 यह है कि वाष्पीकरण की क्रिया से होता है। तो ऑप्शन ए दिया ठंडक पैदा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। जब भी वाष्पीकरण की क्रिया होगी तो इससे क्या होगा, हमें ठंडक महसूस होता है। तो कैसे महसूस होता है दोस्तों, जब भी क्या होता है, गर्मी है तो आपको पसीना होगा, तो पसीने से क्या होता है, आप फैन के नीचे जाएंगे, तो फैन के नीचे जाएंगे जो पसीने की जो बूंद है, पंखा जब चलता है तो उससे क्या होता है, वह वाष्पित हो जाता है धीरे। जब वह वाष्पित होता है तो आप कुछ देर के बाद फील करेंगे कि आपको ठंडक महसूस होता है। तो यह प्रक्रिया वाष्पीकरण की वजह से होता है। तो वाष्पीकरण क्रिया से हमें क्या मिलता है, शीतलता मिलता है, ठंडक महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 यह है कि जल, पेट्रोल, स्प्रिट के वाष्पीकरण का दर की सही क्रम चुनें। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि जल, पेट्रोल, स्प्रिट में किसका वाष्पीकरण की दर सबसे ज़्यादा होता है, किसमें वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा, और इसको हमें एक क्रम में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 है, जल है, पेट्रोल है, स्प्रिट है। तो दोस्तों इसमें 2 रीजन है, एक है क्वथनांक पे और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। हम बात करते हैं पहले क्वथनांक की। तो वाष्पीकरण की जो दर है वह क्वथनांक के बीजक्रमानुपाती होती है। अगर जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा उसमें वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। जिसका क्वथनांक कम होगा उसमें वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जल का। तो जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, और पेट्रोल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 95 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। तो दोस्तों जल का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पेट्रोल का क्वथनांक जो होता है एज कम्पेयर टू जल के मुकाबले जो होता है कम होता है। तो क्वथनांक जिसका ज़्यादा होगा उसमें वाष्पीकरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो जल का क्वथनांक क्या है, पेट्रोल से क्या है, ज़्यादा है। तो पेट्रोल के कंपेयर में इसका क्वथनांक ज़्यादा है, तो पेट्रोल के कंपेयर में क्वथनांक ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर जो होगी जल में एज कंपेयर टू पेट्रोल क्या होगा, कम होगा। पेट्रोल का जो क्वथनांक एज कंपेयर टू जल के मुकाबले कम है, इसमें वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही रीजन है। और दूसरा रीजन है कि पेट्रोल के जो अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, जिससे इनको वाष्पित होने के लिए बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। अब हम यही बात करते हैं जल की। जल के अणुओं के बीच जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल के मुकाबले जो ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होगा तो इन्हें वाष्प में बदलने के लिए इन्हें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। जब ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो वाष्पीकरण की दर जो होगी उसकी कम होगी। 2 रीज़न दोस्तों यही होते हैं। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन कौन सही है? तो पेट्रोल के वाष्पीकरण की दर क्या सबसे ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है, और जल का वाष्पीकरण की दर जो होती पेट्रोल के मुकाबले कम होगा क्योंकि इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले पेट्रोल होगा, उसके बाद स्प्रिट होगा, उसके बाद क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन जो सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण की दर किसकी कम होगी, किसका ज़्यादा होगा और क्यों होगा। सारी रीजन को मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 यह है कि ठोस पदार्थों का संपीड़न। तो संपीड़न का मतलब हम किसी पदार्थ को हम कितना ज़्यादा दबा देंगे। जो पदार्थ ज़्यादा दबेगा उसकी जो संपीड़ता जो होती है सबसे ज़्यादा होगी, जो पदार्थ कम दबेगा उसकी संपीड़ता जो होती है सबसे कम होगी। तो आप देख लीजिए कि ठोस द्रव गैस में आप सबसे ज़्यादा किसे दबा सकते हैं, सबसे ज़्यादा आप किसे कंप्रेस कर सकते हैं। ठोस को बहुत कम कंप्रेस कर पाएंगे, द्रव को उससे ज़्यादा कंप्रेस कर लेंगे, और गैस को आप सबसे ज़्यादा कंप्रेस करके दबा देंगे। तो यहाँ पे ठोस की जो संपीड़ितता होती है वह द्रव और गैस के मुकाबले क्या होती है, कम होती है, सबसे कम होती है। तो इस ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 यह है कि सही कथन को चुने। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है, द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कथन, यह ऑप्शन गलत है।
द्रव को गैस की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। गैस को सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है और द्रव को उससे कम होता है। तो यह ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो गैसों का विस्तरण नहीं होता किंतु द्रव का विस्तरण होता है। तो दोस्तों यह भी ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि गैस का विस्तरण होता है, द्रव का विस्तरण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या गलत है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी दिया ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन जो होते हैं निश्चित होते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ठोस पदार्थ का जो होता है अपना अपना खुद द्रव्यमान और आयतन होता है। इस प्रकार इसका जो आकृति आकार दोनों क्या होता है निश्चित होता है। यह ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी की बात करते हैं, गैसों के कणों की बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि गैस के कणों के बीच जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस लगता है, अंतराण्विक बल जो होता है ठोस और द्रव के मुकाबले जो होता है सबसे कम होता है, क्योंकि इनके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो है दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है कि पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो इसे अंतर आणविक बल कहते हैं और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, यह कि प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो प्लाज्मा पदार्थ की यह चौथी अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होती है किस रूप में होती है। तो आपके घरों में जो होता है, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी होती है एलपीजी, वह किस रूप में होता है, कि द्रव के रूप में होता है या गैस के रूप में होता है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे, मतलब गैस कंप्रेस करने का मतलब गैस पे आप दाब डालकर उसके टेम्परेचर कम करेंगे, तो वह क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और गैस को कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने के बाद सिलेंडर में हम भरते हैं। तो यह क्या होती है, गैस जो सिलेंडर में भरी होती है वो गैस वह एक द्रव के रूप में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम क्या होता है। जब अगर कढ़ाई में कोई द्रव रखा है मान लो, तो इसे आप गर्म करेंगे और बहुत खौल रहा है, जो खौल रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्थिर रहता है कि बढ़ता रहता है या घटता रहता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, जब भी कढ़ाई में मान लो कोई द्रव है और इसे आप गर्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खौल गया है, तो जब वो खौल जाता है वह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुँच जाता है। तो इस समय क्या होता है, जब आप इसे गर्म करते रहते हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वह टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वह क्या होता है, गैस में बदलने लगता है, दूसरे फेज़ में जाने लगता है। जब क्या होता है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, और तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, द्रव से क्या हो रहा है, अब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, खौल रहा होगा जब, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर स्थिर होता है। जब भी फेज चेंज होगा तब भी हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर हमेशा स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 यह है कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान उसके द्रव रूप का क्या होता है। तो दोस्तों ठोस पदार्थ का जो द्रव्यमान मतलब ठोस पदार्थ का गलना द्रव रूप का क्या होता है, हिमांक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती कपड़ा गर्मियों में बहुत अधिक कंफर्टेबल होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है। तो दोस्तों वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह समान जनरल टेम्परेचर पर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 यह है कि निम्न में कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया दृढ़ता, यह भी ठोस पदार्थ का गुण है। ऑप्शन बी दिया कम संपीड़ितता, यह भी ठोस पदार्थ का गुण है। ऑप्शन सी दिया बहाव, बहाव जो ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया घनत्व, यह भी ठोस पदार्थ का गुण है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 यह है कि किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में किस में रखेंगे। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वाष्पीकरण दर सबसे ज़्यादा किस बर्तन में होगा। जब आप बोतल में रखेंगे तब ज़्यादा होगा, गिलास में रखेंगे तब ज़्यादा होगा, थाली में रखेंगे तब ज़्यादा होगा या फ्रिज में रखेंगे तब ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ कि वाष्पीकरण की दर सबसे ज़्यादा उसमें होगी जिसका एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है एरिया पे डिपेंड होगा। जिसका एरिया ज़्यादा होगा, उसमें वाष्पीकरण उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए इस 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? बोतल है। बोतल दोस्तों ऐसा होता है, तो इसका एरिया क्या है? ज़्यादा नहीं है। और गिलास भी ऐसा होता है, इसका भी एरिया। थाली दोस्तों ऐसी होती है, तो थाली का एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो थाली का जब एरिया ज़्यादा है, तो थाली में जो वाष्पीकरण होगा, वह बोतल, गिलास और फ्रिज के कंपेयर में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया जो थाली की ज़्यादा है। तो इसकी एरिया ज़्यादा होगा, उसका जो होता है वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर इस क्वेश्चन ऑप्शन में दिया होता तालाब, तो इसमें तालाब हो जाता है, इसका राइट ऑप्शन तालाब हो जाता है, क्योंकि तालाब का एरिया जो होता है थाली के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो एरिया पे डिपेंड करता है वाष्पीकरण की रेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 यह है कि गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैस से द्रव में परिवर्तन होने की जो क्रिया है उसे कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 ये है कि निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है निश्चित आयतन। तो द्रव का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है अनिश्चित आकृति। तो दोस्तों द्रव का आकृति जो होता है, आकार जो होता है, वह अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 1 लीटर पानी को बोतल में रखेंगे तो वह बोतल की आकृति को ग्रहण कर लेगा। अगर आप 1 लीटर पानी को के थाली में रखेंगे या गिलास में रखेंगे तो उसी का शेप आकृति ग्रहण कर लेता है। इसलिए द्रव का कोई भी आकृति आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वह ग्रहण कर लेता है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन सी दिया है बहाव का अभाव। तो दोस्तों यह गलत है, क्योंकि द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी दिया ठोस से अधिक संपीड़ितता। तो दोस्तों द्रव में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ठोस के कंपेयर में क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठोस के जो अणु हैं बहुत पास-पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू द्रव, जिसे आप ज़्यादा दबाव नहीं पाते हैं। और द्रव के अणु जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू ठोस के मुकाबले थोड़ा दूर-दूर होते हैं, और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है ठोस के कंपेयर में कम होता है, जिसे आप ठोस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दबा पाएँगे, कंप्रेस कर पाएँगे। इसलिए ठोस से ज़्यादा अधिक संपीड़ितता होती है द्रव में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है कि भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है। तो भोजन की गंध जो है ये हमें महसूस होता है वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे गैस का दाब कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है कि वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है। तो दोस्तों एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हो जाएगा 1 लाख के लगभग होता है, इस ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 84 है कि निम्न में कौन ऊर्ध्वपातित होता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन फास्फोरस, ऑप्शन ए दिया फास्फोरस जो कि एक उत्पादित पदार्थ नहीं है, और ऑप्शन बी दिया है सोडियम, यह भी नहीं है, और ऑप्शन सी की बात करें शुष्क बर्फ, यह उत्पादित पदार्थ है, और शुष्क बर्फ को जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 है कि गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो इसे गैस का दाब कहते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है। तो दोस्तों द्रव का जो आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है। वाष्प तब संघनित होता है जब उसका प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है और क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाता है। तब जो वाष्प संघनित होकर क्या हो जाती है द्रव में बदल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका ताप क्या होता है घट जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 यह है कि सही कथन को चुनें। तो दोस्तों इस ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 हमारे आसपास पदार्थ से संबंधित जो है कुल 90 क्वेश्चन को 3 पार्ट में मैंने करवा दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे और उसके भी सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।